गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज आवर हिंदी लैंग्वेज क्लास और हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजनों को संयोग तथा उनकी वर्तनी। तो सबसे पहले व्यंजनों के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं। जब व्यंजनों का परस्पर मेल होता है तो उसको हम संयोग कहते हैं और मिले हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन। और जब दो वर्ण मिलकर एक वर्ण बनता है तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। किसी व्यंजन को परस्पर मेल की दृष्टि से आधा करके संयुक्त व्यंजन बनाने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जिन व्यंजनों में पाई होता है, पाई क्या होता है? पाई होता है ये। जिन व्यंजनों में पाई होता है उनकी पाई हटा दी जाती है और अगले व्यंजन को उससे मिलाकर लिखते हैं। जैसे कि खा वर्ण है, इसमें पाई है तो इसके पाई को हटाकर हम इसको दूसरे वर्ण के साथ जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे पूरा हमें इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, इसको आप घर पर खुद से एक बार इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है जिन वर्णों में पाई नहीं होती है उन्हें पूरा लिखकर या उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। जैसे जिन वर्णों में पाई नहीं होती है, जैसे ये लिखा है हमने ड़ा, ये लिखा हमने डा। ठीक है, तो इसका ये हलंत के साथ हम इसको लिखेंगे और अगर हम हलंत हटाएंगे तो उस वर्ण के नीचे ही हम उसको ऐड कर देंगे। हम इसको ऐसे भी जिन वर्णों में पाई नहीं होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है का और फा का रूप दूसरे व्यंजनों के साथ मिलने से आधा का और फा हो जाता है। का और फा, अगर हम इसको दूसरे व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखेंगे तो ये का और फा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि का हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा चक्कर, इसका का हमारा आधा का हो गया। और फा का अगर हम लिखेंगे इसमें आधा फा हो गया, ये ता मुफ्त। तो का और फा का रूप दूसरे व्यंजनों के साथ मिलने से आधा का और आधा फा ऐसा हो जाता है। ठीक है, फिर आता है रा का संयोग। रा का क्या संयोग होता है? व्यंजन के मेल में विशेष रा व्यंजन के मेल में विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। रा के मेल के प्रमुख नियम निम्न प्रकार है। यदि रा के साथ स्वर नहीं होता तो ये अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। अगर रा के साथ स्वर नहीं होता है, अगर रा के साथ स्वर नहीं होता है तो ये वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि जब इसके साथ स्वर नहीं होता है तो ये वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। इस शब्द में कोई स्वर नहीं आ रहा है तो जब स्वर नहीं होता है तो रा की मात्रा हम ऊपर लगाते हैं। ठीक है, यदि नंबर 2, यदि आधे व्यंजन के बाद रा जुड़ता है अर्थात रा से पूर्व आधा व्यंजन आता है तो का, फा, हा तथा पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका रूप ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि प्रश्न, जब आधे व्यंजन के बाद रा जुड़ता है, आधे व्यंजन के बाद रा जुड़ेगा तो उसका रूप इस प्रकार हो जाता है। फिर आता है नंबर 3, टा और डा के साथ इसे, टा और डा के साथ इसका रूप ऐसा हो जाता है। सपोज हम लिखेंगे ट्रक, तो ये इस तरीके से इसमें लगाया जाएगा। टा और डा के साथ इसे रूप में वर्ण के नीचे जोड़ दिया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। अब आता है अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। अल्प का मतलब होता है थोड़ा कम और प्राण से तात्पर्य है प्राण वायु अर्थात श्वास जो शरीर के भीतर प्राणों का संचार करती है।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी अंदर की वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, अथवा जिनमें उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण और अंतस्था व्यंजन अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? जिसमें हमारी जो प्राण वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, गा, ड़ा, जो भी जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन है उसकी प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण वर्ण के अंदर आते हैं। फिर आता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण, महा से तात्पर्य है अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण वर्ण है। जैसे खा, घा, झा, झा, टा, ठा, डा, था, धा, फा, बा और शा, शा, सा, हा, ये सारे कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन है। फिर आते हैं उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की ध्वनि अंग प्रयोग में आते हैं। जो ध्वनि मुख के जिस भाग से उच्चारित होती है वह भाग उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। जब हम कुछ भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, तो जिस भी जो ध्वनि मुख के जिस भाग से निकलती है उसको वह भाग उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे यहाँ पे उच्चारण तालिका दी हुई है, कंठ से कौन कौन से हमारे वर्ण निकलते हैं, तालु से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, और मूर्धा से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, दांतों से कौन कौन से वर्ण को छूती हुई हमारी ध्वनियां निकलती हैं, होठों से कौन कौन सी निकलती हैं, कंठ और तालु से कौन सी निकलती हैं, कंठ और होठों से कौन सी निकलती हैं, दांत और होठों से कौन सी निकलती हैं, और नाक से कौन से वर्णों की ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती हैं। इसका अध्ययन आप घर पर खुद से करेंगे एक बार। फिर आता है उच्चारण और वर्तनी। उच्चारण में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है। हम जो मुख से बोलते तथा कानों से सुनते हैं वही लिखते भी हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, इसलिए हमारा उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो हम बोलेंगे वही हम लिखेंगे। अशुद्ध उच्चारण करने और सावधानी से न सुनने के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं। जितनी भी हमारे लिखने में के कार्य में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हमारे गलत उच्चारण की वजह से या फिर गलत सुनने की वजह से होती हैं। वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धियों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। इनकी सहायता से उच्चारण तथा वर्तनी सुधारने का प्रयत्न करें। यहाँ इन्होंने टेबल दिया है और इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी शब्दों में हम गलत हमारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं, तो उसको इन्होंने ठीक करने के लिए बताया है। तो इसको आप लोग घर पर पढ़ेंगे। फिर आता है प्रायः वा और बा तथा शा और सा के प्रयोग में गंभीर असावधानी प्रकट की जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनका श और सा में ठीक से वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं। इसका अध्ययन भी आप घर पर खुद से करेंगे। फिर आता है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध लिखते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी वर्तनी सुधारिए। बहुत सारे बच्चे इन शब्दों को लिखने में बहुत सारी अशुद्धियाँ करते हैं, तो इन शब्दों को आप पढ़कर अपनी अशुद्धियों को दूर कीजिएगा। तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज का होमवर्क है आपको ये लेसन का अध्ययन करना है घर पर बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है क्लास, थैंक यू।